हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वेलकम टू एग्जामपुर में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सब आ जाइए, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहां किया? कल मैंने कमेंट्स पढ़ी थी, सबने बोला मैम एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको रीड करना है। ओके, तो अब मैं जो हूं एक ही लैंग्वेज में आज मैं क्वेश्चन रीड करूंगी। ओके, चाहे मैं इंग्लिश बोलूं चाहे मैं हिंदी बोलूं। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहां किया है? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप इसके आंसर देते चलिए साथ साथ में। तो ऑप्शन है मुंबई के महाराष्ट्र में, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जहांपनाह नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन जो जगह किया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। ओके, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। इतना पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर रखने हैं। अगर हम यूपी की बात करें यूपी की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और यूपी के सीएम अभी जो है राम सिंह नाईक के स्थान पर आनंदीबेन पटेल को जो है गवर्नर नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में नए गवर्नर्स, राजस्थान के नए गवर्नर, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के बहुत सारे गवर्नर्स की नियुक्ति हुई है, तो आप उनको भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको सभी गवर्नर जो अभी चेंज हुए हैं मैं उनको बता दूंगी। ओके, तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी सभी को पता है। और नेशनल पार्क की बात करें, यूपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो आप बताएंगे। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और दूसरे की बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरे का नाम है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ओके, और थर्मल पावर स्टेशन, अगर मैं यूपी के थर्मल पावर स्टेशन की बात करूं तो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, पनकी पावर स्टेशन, और एक है हरदुआगंज। तो इतने जो है यूपी के आपको टर्म्स याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार, विश्व बैंक और भारत के 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $137 मिलियन, $147 मिलियन, $117 मिलियन, $127 मिलियन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 137 मिलियन का हस्ताक्षर हुआ है। 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए 137 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर यहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है स्थापित हुआ है 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो आप बताइए जल्दी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और सीईओ कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो आप बताएंगे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, ये आपके ध्यान रखने हैं कि इसके जो सीईओ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। किस बैंक ने विशाखापत्तनम मेट्रो रेल परियोजना के लिए 4100 करोड़ रुपए का ऋण का विस्तार किया है?
किस बैंक ने विशाखापत्तनम मेट्रो रेल परियोजना के लिए 4100 करोड़ रुपए का ऋण विस्तार किया है? ऋण का विस्तार क्या है? तो कोरिया एक्सिम बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो कोरिया एक्सिम बैंक, याद रखनी है आपको बात, कोरिया एक्सिम बैंक। ओके, कोरिया एक्सिम बैंक। 7 मार्च 2019 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया ने विशाखापत्तनम के विजाग मेट्रो रेल परियोजना के लिए, विशाखापत्तनम के, इसका नाम भी याद रखना चाहिए, विशाखापत्तनम की विजाग मेट्रो रेल की परियोजना के लिए 4100 करोड़ रुपए का नरम ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है इन्होंने। इस पर जो बातचीत हुई है वो KXIM के निदेशक यानी कि कोरिया एक्सिम बैंक के निदेशक याग डोंग जो है, यांग डोंग, मुख्य सचिव जो है अनिल चंद्र पुनेठा और अमरावती मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक NP रामकृष्ण रेड्डी और अन्य अधिकारियों के बीच इस सचिवालय में की गई है ये बात। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसमें। और परियोजना की जो परियोजना की अगर मान लें अनुमानित लागत बताई गई है वो 8300 करोड़ रुपए है और यह 3 गलियारों का गठन करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पूरी अगर टोटल हम पैसों की बात करें कि इस पर टोटल खर्चा कितना आएगा तो 8300 करोड़ रुपए का इसकी लागत आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। ITB बर्लिन में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 जीतने वाले देश का नाम बताइए। पर्यटन मंत्रालय भारत, पर्यटन कला और संस्कृति मंत्रालय मलेशिया, पर्यटन मंत्रालय US, पर्यटन मंत्रालय रूस या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है पर्यटन मंत्रालय भारत, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड जो है वो जो 2019 का है वो भारत के पर्यटन मंत्रालय को मिला है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में इंटरनेशनल सिनेमा टूरिज्म बोर्ड से जो बर्लिन में आयोजित हुई है तो उसको श्रेणी टीवी सिनेमा स्पॉट में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो आयोजित हुई है ये बर्लिन में आयोजित हुई है, बर्लिन में आयोजित। बर्लिन में आयोजित हुई है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार जो है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अभियान के तहत निम्नलिखित प्रचार फिल्मों और टीवी विज्ञापनों के लिए दिए गए योगी ऑफ द रेस्ट्रेक, द रिडक्शन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, पेरिस में अभियान, मैनहट्टन की महारानी, मसाला, मास्टर शेफ, द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अभियान पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार याद रखना इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अभियान के तहत ये जो पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड ये जो है इसका जो प्रचार किया गया है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अभियान के तहत। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अभियान के तहत। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं के तहत निर्मित निम्नलिखित प्रचार फिल्मों और टीवी विज्ञापनों के लिए दिए गए योगी ऑफ द रेस्ट्रेक, द रीइनकर्शन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, पेरिस में अभियान, मैनहट्टन की महारानी, मसाला, मास्टर शेफ, द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अभियान पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2017 से शुरू किया गया है। सितंबर 2017 से इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्कृष्ट महिला के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018 किसने जीता है?
तो निधि राजदान, प्रियंका दुबे, नेहा दीक्षित, बरखा दत्त, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताते चलिए। उत्कृष्ट महिला पत्रकार चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो प्रियंका दुबे ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रियंका दुबे। नाम क्या है? प्रियंका दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन दिए गए हैं 10 मार्च, 9 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है 10 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 10 मार्च को मनाया गया। 9 मार्च 2019 को पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत के रामनाथ कोविंद द्वारा शुरू किया गया। भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद द्वारा शुरू किया गया है। यह जो है नई दिल्ली में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर किया गया। ओके, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व शाम पर शुरू किया गया था, जो 10 मार्च 2019 को मनाया गया। ये ध्यान आपको बात रखनी है कि किसने शुरू किया है? रामनाथ कोविंद के द्वारा शुरू किया गया है, इतनी बात ध्यान रखना है। और मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग 3.39 करोड़ बच्चों और 87 लाख गर्भवती महिलाओं ने टीकाकरण प्राप्त किया है। अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो लगभग 3.39, ये पॉइंट 3.39 करोड़ और 87 लाख जो है गर्भवती महिलाओं ने टीकाकरण प्राप्त किया है। मिशन इंद्रधनुष ने भी 2014 में शिशु मृत्यु दर में 39 से 32 प्रति 1000 जीवित जन्मों की गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आप बताएंगे 10 मार्च को। व्हेन वाज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड? तो आप बताएंगे 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी भारत कूलिंग एक्शन प्लान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कूलिंग डिमांड और सर्द मांग को कम करने के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 2021-22, 2027-28, 2037-38 या 2022-23। तो आपका राइट ऑप्शन है 2037-38। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी भारत कूलिंग एक्शन प्लान के अनुसार जो है ये वर्ष को निर्धारित किया गया है। ओके, 2037-38 को निर्धारित किया गया है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट ऑप्शन जल्दी बताइए। अहमद कुरे, इस्माइल हन्नी, सलाम फयाद, मोहम्मद शतियह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो जवाब है मोहम्मद शतियह। मोहम्मद शतियह प्रधानमंत्री के रूप में शतियह को नियुक्त किया गया है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और फिलिस्तीन की जो आपको याद रखनी है करेंसी, आप बताइए फिलिस्तीन की करेंसी क्या है? तो आप बताएंगे न्यू शाकेल। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। या कहीं कहीं फिलिस्तीन में जॉर्डियन दिनार भी चलती हैं। जॉर्डियन दिनार भी चलती है। ओके, दिनार भी चलती है। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोहम्मद शतियह किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, तो आप बताएंगे फिलिस्तीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट बढ़ते हैं। कौन सा देश SOV सॉवरेन नामक डिजिटल मुद्रा जारी करने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन है मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी, इनमें से कोई नहीं। तो मार्शल आइसलैंड जो आपका राइट ऑप्शन है वो है मार्शल आइसलैंड। मार्शल द्वीप समूह 2019 में
SOB नामक एक डिजिटल मुद्रा जारी करने की योजना बना रहा है। जो SOB ये है, ये क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये जो सॉवरेन है, ये एक डिजिटल मुद्रा जारी करने की योजना बना रहा है। डिजिटल मुद्रा विकसित करने के लिए मार्शल आइलैंड सरकार के साथ साझेदारी कर रही है। मार्शल आइलैंड सरकार के साथ जो है साझेदारी कर रही है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो है मार्च 2019 में ये मुद्रा जारी हो रही है। इतने पॉइंट्स ध्यान रखने आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिन्होंने फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वें बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 56 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। शिव थापा, कविंदर सिंह बिष्ट, मोहम्मद हसामुद्दीन, दिनेश डागर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है कविंदर सिंह बिष्ट। कविंदर सिंह बिष्ट। तो भारत ने इस टूर्नामेंट में एक स्वर्ण, याद रखनी आपको, फिनलैंड की कैपिटल पहले तो आपको याद होनी चाहिए, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। और भारत, अगर हम इंडिया की बात करें तो इस टूर्नामेंट में एक स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कविंदर सिंह बिष्ट ने जो अभी फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित हुई है 38वें गीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 56 किग्रा वर्ग में, और किसमें, 56 किग्रा वर्ग में। आपसे पूछ सकता है कितने किलो वर्ग में जीता, तो आप बताएंगे 56 किलो वर्ग में। और जो फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित हुई है वहां पर जीता है कविंदर सिंह बिष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम 2019 का विषय क्या है? थीम क्रिएटिव इम्परेटिव, थीम उत्तरदायी और जिम्मेदार नेतृत्व, थीम चौथी औद्योगिक क्रांति में महारत हासिल करना, थीम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में समावेशी नेतृत्व सहिष्णुता के माध्यम से ड्राइविंग प्रगति और स्थिरता। तो आपके राइट ऑप्शन है इन थीम जो है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में समावेशी नेतृत्व सहिष्णुता के माध्यम से ड्राइविंग प्रगति और स्थिरता, इंक्लूसिव लीडरशिप इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ड्राइविंग प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू टॉलरेंस। ये आपका राइट ऑप्शन है। आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है। संयुक्त अरब अमीरात की संघीय सरकार के साथ साझेदारी में एक वैश्विक नेतृत्व मंच एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम ने भारत यूएई संबंधों को और गति देने का फैसला किया है। यूएई सरकार द्वारा 2019 को यूएई के सहिष्णुता के रूप में घोषित किया गया, जो दया, समावेश और रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बनने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अब हम ABLF अवार्ड की बात करें तो 2 अक्टूबर 2019 के लिए निर्धारित है, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को शांति, करुणा और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में चिन्हित करता है, और इसमें अतिथि राष्ट्र के रूप में भारत होगा। भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भारत है वो अतिथि राष्ट्र के रूप में जो है अतिथि राष्ट्र के रूप में भारत होगा। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। UAE, ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखने की। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम 2019 का विषय है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में समावेशी नेतृत्व सहिष्णुता के माध्यम से ड्राइविंग प्रगति और स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1961 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत से प्रागवे जाने वाला पहला उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कौन था? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है 1961 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद भारत से प्रागवे जाने वाला, प्रागवे जाने वाला पहला उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल वेंकैया नायडू जी हैं। कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। वेंकैया नायडू।
वेंकैया नायडू जब गए थे तो 2 देशों की यात्रा पर गए थे, एक है पराग्वे और कोस्टारिका। और ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2014-2018 के बीच कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक होगा? तो आपको ध्यान से मेरी बात सुनी है। सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इस टाइम जो हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है उसका नाम है सऊदी अरब। ओके, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। अब हम सिपरी की अगर हम बात करें, इस सिपरी की, तो इसका जो ये निर्मित हुई है ये हुई है 6 मई 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ये इसका जो सिपरी का हेड क्वार्टर है ये है स्वीडन में। ये ध्यान आपको बात रखनी है। हेड क्वार्टर जो है स्वीडन के सोलना में, इसका जो हेडक्वार्टर है स्वीडन के सोलना में है। ध्यान रखने की बात यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत ने हथियारों के आयात में दुनिया के सबसे बड़े आयातक के रूप में अपना स्थान खो दिया है। पहले नंबर पर भारत था लेकिन अब स्थान खो दिया है। सऊदी अरब 2014 से 2018 के बीच, ये जो है 2014 से 18 के बीच हथियारों के आयात में वैश्विक हिस्सेदारी में शीर्ष पर रहा है। ओके, ये आयात में अब ये है सऊदी अरब शीर्ष पर रहा है। और स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक 5 साल की अवधि में हथियारों के आयाम को मापता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हथियारों के आयाम को कौन मापता है तो आप बताएंगे स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक। 5 साल की अवधि में, 5 साल का समय लेता है और 5 साल की अवधि में हथियारों के आयात को मापता है। तो सऊदी अरब ने 2014 और 18 के बीच हथियारों के आयात के वैश्विक हिस्से का 12%, इसने कितना 12% हिस्सा लिया। और इसके बाद जो भारत है, अब भारत की अगर हम बात करें तभी तो ये पिछड़े स्थान पर आ गया है सऊदी अरब से। 9.5 ये पॉइंट है, 9.5% की हिस्सेदारी के साथ रहा। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। सऊदी अरब जो है 12% और ये 9.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तमिलनाडु इरोड से निम्न में से किसने 8 साल की प्रक्रिया के बाद जीआई टैग प्राप्त किया? तो ऑप्शन दिए गए हैं सुनगुड़ी, जमक्कलम, हल्दी, गीली चक्की, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु इरोड से निम्न में से किसने 8 साल की प्रक्रिया के बाद जीता है? हल्दी ने। किसने जीता है? टर्मरिक ने। 6 मार्च 2019 को भौगोलिक संकेत जीआई टैग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा इरोड हल्दी को, ये इरोड हल्दी ये कहां पर मिलती है? तमिलनाडु में। तो इसने जो है 8 वर्षों में फैली एक प्रक्रिया के बाद प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो है इसको मिला है। और कृषक, ये ध्यान रखना, कृषक को इरोड स्थानीय चिन्नन दान के रूप में जाना जाता है। हल्दी की जो उंगलियों की औसत लंबाई है, मान लो इसकी जो हल्दी है इसकी जो औसत लंबाई यानी कि आपने देखी होगी हल्दी कितनी लंबी की होती है, तो 4.15 सेंटीमीटर है। ये ध्यान आपको रखनी है। और इसका रंग पीला सुनहरा और उबालने के बाद कीटों के लिए प्रतिरोधी है। इसका रंग जो है पीला और सुनहरा है, पीला
और सुनहरा, ये इसकी खास विशेषता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल आप चेन्नई है। जल्दी जल्दी बताते चलिए आप। सीएम के पलानीस्वामी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि तमिलनाडु के करंट चीफ जस्टिस का नाम बताइए तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो वो हैं विजया कमलेश। क्या नाम है उनका? विजया कमलेश। ये इनके जो है मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप बताएंगे विजया कमलेश। और ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से सुनना है। अभी तेलंगाना के गवर्नर जो हैं अभी नए बने गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ये एक महिला हैं। अब की बार जो तेलंगाना की गवर्नर बनी हैं वो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। और राजस्थान के जो बने हैं, पहले ये हिमाचल प्रदेश के थे, अब हिमाचल प्रदेश से इनका स्थान छीनकर ये जो है इनको मिल गया है राजस्थान। उनका नाम है कलराज मिश्रा जो है ये राजस्थान के गवर्नर बने हैं। राजस्थान के गवर्नर। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के भी अभी नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा तेलंगाना के तो आप बताएंगे डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, राजस्थान के कलराज मिश्रा, और अगर महाराष्ट्र की पूछा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी, और तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित, और केरला के अभी बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात करें तो अगर मैं आपको डेली एक एक चीज रिवाइज कराऊंगी तो आपको बार बार वही चीजें मैं बताती रहूंगी, तो याद होती चलेंगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। नेशनल पार्क की बात करें तो मुदुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना है। इस एम से है मुदुमलाई, दूसरे से है मुकुर्थी, इससे है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इससे ग्विंडी नेशनल पार्क, और इससे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ओके, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए इनके योगदान के लिए यशवंतराव चौहान जो है पुरस्कार किसे मिला है? आर्थिक विकास के लिए तो उर्जित पटेल को, रघुराम राजन को, शक्तिकांत दास को, डी सुब्बाराव को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है रघुराम राजन को। आर्थिक विकास के लिए उनके योगदान के लिए यशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है रघुराम राजन को। किसको मिला है बच्चों? रघुराम राजन को। स्टूडेंट्स, रघुराम राजन को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ये जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन को 12 मार्च 2019 को आर्थिक विकास की दिशा में अपने योगदान के लिए यशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, जो दिवंगत यशवंतराव चौहान की 106वीं जयंती पर दिया गया था। 106वीं जयंती पर दिया गया था। और जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, ये जो यशवंतराव चौहान हैं, ये महाराष्ट्र के पहले फर्स्ट सीएम है। ध्यान रखना, पहले सीएम है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रतिवर्ष दिया जाता है। और अभी महाराष्ट्र के नए गवर्नर का नाम मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, भगत सिंह कोश्यारी। ये जो है इनके नए गवर्नर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और आपको मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स के थ्रू बताइए। ओके, मैं आपकी वीडियो जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करनी होगी, जो भी मुझे बताना होगा, कैसा मेरा सेशन लग रहा है, आपको कैसी मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो उसमें
आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और अभी बता दीजिए, लेकिन अभी आपको जो है आंसर का रिप्लाई करना है। ओके, मैं आपसे पूछ रही हूं तो आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रजापति त्रिवेदी ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए हैरी हेटरी मैनेजमेंट अभ्यास पुरस्कार जीता। वे निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन के निदेशक हैं? तो आपको ध्यान रखना है किसके, कॉमनवेल्थ के, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के, या ब्रिक्स एसोसिएशन के, या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के। तो राइट ऑप्शन है कॉमनवेल्थ के। किसके? कॉमनवेल्थ के। प्रदर्शन प्रबंधन के लिए हैरी हेटरी पुरस्कार को अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जवाबदेही और प्रदर्शन के लिए कॉमनवेल्थ के आर्थिक, युवा और सतत विकास के निदेशक प्रजापति त्रिवेदी को प्रदान किया गया है। वाशिंगटन, यूएस में एक समारोह में सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के चेयरमैन रिचर्ड ग्रीन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो प्रदर्शन माप में शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श में असाधारण है और जिसने सार्वजनिक प्रशासन के लिए अभ्यास में बहुत योगदान दिया है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो कॉमनवेल्थ के वे निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन के निदेशक हैं, तो कॉमनवेल्थ के। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसके विषय में। प्रजापति त्रिवेदी ने अमेरिकन सोसाइटी, किसने जीता है ये जो प्रजापति त्रिवेदी ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए हैरी हेटरी मैनेजमेंट अभ्यास पुरस्कार जीता है। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो अभी महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं, वो भी आप कवर कर लीजिए। जो भगत सिंह गवर्नर, मैंने बताया कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये 19वें नंबर के अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और महाराष्ट्र की पर्वत चोटी कलसुबाई, पश्चिमी घाट पर्वत की पर्वत चोटी है कलसुबाई, और दूसरी है महाबलेश्वर पीक। और महाबलेश्वर पीक, इसके बाद नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, दूसरा नवेगांव, तीसरा चंदोली, चौथा संजय गांधी नेशनल पार्क, फोर्थ है गूंगामल नेशनल पार्क। और अगर हम वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी की बात करें तो करनाला बर्ड सेंचुरी, करनाला बर्ड सेंचुरी, नागजीरा, ये आपको पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं, नागजीरा बर्ड सेंचुरी, और भीमशंकर बर्ड सेंचुरी, भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये करनाला है तो करनाला तो है ये बर्ड सेंचुरी, और नागजीरा वाली जो है नागजीरा, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और जो इधर है आपको मैं बताती हुई चल रही हूँ क्योंकि मैं पॉइंट्स पूरे नहीं लिख सकती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो नेशनल पार्क है तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क, भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करनाला बर्ड सेंचुरी और नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इतने पॉइंट्स आपको इसमें कवर करने हैं। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 390 एंटी कैंसर नॉन शेड्यूल दवाओं की कीमतों को 87% तक कम कर दिया है। एनपीए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो आपका जो राइट ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ध्यान से बात सुनिए, 8 मार्च 2019 को राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र नियामक है, ने 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं की कीमत में कमी की है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगियों के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी।
इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। संशोधित कीमतें जो हैं वो 8 मार्च 2019 से प्रभावी हो गई हैं। मैन्युफैक्चरर्स और हॉस्पिटल्स को ट्रेड मार्जिन फॉर्मूलों के आधार पर कीमतों में संशोधन करना है। ओके, 390 गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं की कीमतों में कमी की है। कितनी? 390 गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं में, किसकी दवाओं में? कैंसर की दवाओं में कमी की है और 800 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी, जिससे रोगियों के लिए, अगर रोगियों के लिए बात करें तो रोगियों के लिए 800 करोड़ रुपए की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस क्षेत्र का नाम बताइए, उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसने हाल ही में, अगर हम 1 मिनट पीछे चलते हैं वापस, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बात करें तो इस टाइम जो है सदानंद गौड़ा को जो है इसके अंतर ये कार्यरत है इस टाइम। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम सदानंद गौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसने हाल ही में रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा प्राप्त किया है। तिसो मोरिरी, सुंदरबन, कांजली, रोपण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। 9 मार्च 2019 को रामसर कन्वेंशन ने भारतीय सुंदरबन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्ट्स का दर्जा दिया है। रामसर कन्वेंशन के द्वारा दिया गया है। आपसे पूछ सकते हैं किसके द्वारा दिया गया है, तो रामसर कन्वेंशन के द्वारा दिया गया है। भारतीय सुंदरबन जो कि एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। भारतीय सुंदरबन ने स्थिति के लिए आवश्यक 9 मानदंडों में से 4 को पूरा किया है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं आपसे बात करूं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के जो होम ऑफ द टाइगर बोला जाता है, और अगर हम इसके जगदीप धनकर जो है गवर्नर है इस टाइम, जगदीप धनकर गवर्नर हैं। कैपिटल आपको पता ही है कोलकाता। कोलकाता के हाई कोर्ट के जस्टिस कौन है, तो आप बताएंगे बी राधाकृष्णन। कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बी राधाकृष्णन हैं। अगर मैं यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करूं, बुक्सा नेशनल पार्क, सबसे पहले बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नियोरा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला डेली अगर हम ऐसे रिवाइज करते चलेंगे तो हमें याद हो जाएगा, हमें चीजें माइंड में रिपीट होंगी तो हमें अपना आप ही याद होता चलेगा। ओके, इतनी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो छपरा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रही हूं बातें। और बर्ड सेंचुरी का नाम है प्रभास्थली बर्ड सेंचुरी। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वेस्ट बंगाल के। और गवर्नर आपको बताई दिए जगदीप धनकर हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है राधाकृष्णन, और जहां पे मैंने आपको बता दिया है होम ऑफ टाइगर बोला जाता है बुक्सा नेशनल पार्क, गांधी इसमें जो है गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क,
जलदापाड़ा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिंगापुर में आयोजित एशियाई ओपन लेजर सेलिंग चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो उपमन्यु दत्ता, हर्षिता तोमर, राजेश चौधरी, CS प्रदीपक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है उपमन्यु दत्ता। किसने? उपमन्यु दत्ता। मुंबई के युवा नाविक, ये ध्यान रखना, ये कौन है? मुंबई के नाविक उपमन्यु दत्ता ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है, जो सिंगापुर में कहाँ आयोजित हुई है? सिंगापुर में आयोजित एशियाई ओपन लेजर सेलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पुरुषों के लिए एकल हाथ वाली लेजर मानक दौड़ में भारत का पहला पदक है। ये ध्यान रखना, ये पुरुषों के लिए एकल हाथ वाली लेजर मानक दौड़ में भारत का पहला पदक है। उन्होंने थाईलैंड की किराती बुआलोंग और हांगकांग के निकोलस बेजी को पीछे छोड़कर कुल 56 अंक जुटाए। ओके, इतने पॉइंट सबको ध्यान रखनी है। हाल ही में उन्होंने माल्टा में यूरोमेट चैंपियनशिप जीती है। अगर पूछा जाए उपमन्यु दत्ता ने कुछ और भी जीता है तो आप बताएंगे माल्टा में यूरोमेट चैंपियनशिप। यूरोमेड चैंपियनशिप जीती है और वर्तमान में जो है ये कोच ट्रेवर मिलर के नेतृत्व में यूरोप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी जो इन्होंने जीता माल्टा में यूरोमेड चैंपियनशिप जीती है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस शहर ने देश के पहले अंतरराष्ट्रीय बीच कहाँ गया? किस शहर ने देश के पहले अंतरराष्ट्रीय बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, मारगांव गोवा, कोच्चि केरल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। ओके, अभी आज हमें पूरे टोटल 30 क्वेश्चन करने हैं, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए मेरे साथ और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते रहिए प्लीज, और अच्छे से याद करते हुए चलिए। अगर मैं ये जो है अंतरराष्ट्रीय बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश ने की है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, फटाफट आंध्र प्रदेश के बारे में पता करिए। CM YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर जल्दी जल्दी बताते चलिए, विश्वभूषण हरिचंदन। और नेशनल पार्क की बात करें तो पापी कोंडा नेशनल पार्क, कौंडिन्या नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ओके, इतने पॉइंट्स आपको आंध्र प्रदेश के विषय में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लेक का नाम बताइए। उस लेक का नाम बताइए जिसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा 2019 के आम चुनाव को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन दिए गए, भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत अधिकार अधिनियम 1955। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा 2019 के आम चुनाव जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 की उपधारा के तहत वैधानिक अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जो 17वीं सदन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगी। जो 17वीं सदन के लिए, किसके लिए? 17वीं सदन के लिए आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले के 34वें संस्करण की मेजबानी की? तो नई दिल्ली के द्वारा जो है इसकी मेजबानी
की गई है। न्यू दिल्ली के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। भारत के व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेले का 34वां संस्करण 12 मार्च 2019 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस आयोजन में चीन, जर्मनी, हांगकांग, इटली, इंडोनेशिया, जापान, रूस, स्पेन, अमेरिका, यूके के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इतने देशों के जो है प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। फेयर फीचर्स में फूड प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटलिटी एंड डेकोरेशन सॉल्यूशन, कन्फेक्शनरी आइटम, फूड बेवरेज इक्विपमेंट और मशीनरी 560 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट जो है इतने सारे हैं। ओके, ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ओमान के बीच होने वाले अभ्यास का नाम बताइए जो जबल अल अख्तर पर्वत ओमान में आयोजित किया जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बता दीजिए जल्दी फटाफट। तो आपका जिसमें राइट ऑप्शन है अभ्यास अल नगाह तृतीय, ये आपका जो है राइट ऑप्शन है। भारत और ओमान की भारत और ओमान की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास की श्रृंखला के तीसरे संस्करण की तीसरे संस्करण की, पहले ये ध्यान रखना है, ये तीसरे संस्करण की एक्सरसाइज अल नगाह थर्ड है जो ओमान के जबल अल अख्तर पहाड़ों पर होगी। जबल अल अख्तर पहाड़ों पर होगी और जबल अल अख्तर पर्वत जो है ये ओमान राज्य में, ओमान देश में आते हैं। और इतनी पॉइंट्स बस आपको ध्यान रखने हैं, इतने ही पॉइंट्स इनफ हैं इसके लिए। अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान की कैपिटल मस्कट और करेंसी ओमानी रियाल और संयुक्त यूएई ओमान के उत्तर में यूएई स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और इथियोपियाई एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत ने किस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बताइए। बोइंग 777 मैक्स 200, बोइंग 747 मैक्स 400, बोइंग 737 मैक्स 8, बोइंग 742 मैक्स 100। तो आपका राइट ऑप्शन है बोइंग 737 मैक्स 8। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ओके, बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों के प्रवेश या पारगमन पर भारतीय हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 1600 घंटे यानी कि याद रखिए मार्च 2019 से इथियोपियाई दुर्घटना के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें 157 लोग मारे गए थे। इसमें याद रखना है 157 लोग जो हैं मारे गए थे। इससे प्रभावित होने वाली एयरलाइन स्पाइस जेट, जिसके मॉडल 8 वेरिएंट के जेट एयरवेज के 13 जेट हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जिनके 5 इस संस्करण के 5 जेट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को छोड़कर हवाई यात्रा श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में से सभी ने बोइंग 737 मैक्स 8 के उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को छोड़कर, किस को छोड़कर? संयुक्त राज्य और अमेरिका और जापान को अभी इन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया है। इनको छोड़कर हवाई यात्रा श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में से सभी ने बोइंग 737 मैक्स 8 के उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लंदन बुक फेयर में इंडियन पवेलियन किस भारतीय नेता के जीवन पर केंद्रित था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी पर यह आधारित था। 12 मार्च 2019 को इंडिया पवेलियन का उद्घाटन विक्रम सहाय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो है और लंदन बुक फेयर में प्रकाशन प्रभाग में महानिदेशक साधना राउत द्वारा किया गया। लंदन बुक फेयर 12 मार्च से 14 मार्च 2019 तक आयोजित रहा
भारतीय मंडप महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर केंद्रित है और यह महात्मा गांधी के जीवन और समय के डिजिटल संस्करण को प्रदर्शित करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और भारत के अन्य प्रमुख उपलब्धियों को भारतीय मंडप में प्रस्तुत किया गया है। लंदन बुक फेयर में इंडियन पवेलियन जो है किस भारतीय नेता के जीवन पर केंद्रित था, तो महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सोने को रखने में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक जो है 11 है। भारत की रैंक कौन सी है, 11वीं। आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत जो सोने का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है के पास 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है। 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है, के पास 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जिसमें 660 टन सुरक्षित है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर है अमेरिका। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौशल विकसित करने के लिए युवाओं की मदद करने के लिए सामाजिक उद्यम नेटवर्क स्थिरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सोना युक्ति को सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और सोना युक्ति ध्यान रखना है, ये सोना युक्ति को दिया गया है। सोना युक्ति, अब इसके बारे में आप सुन लीजिए। सोना युक्ति जो है एक कौशल विकास संस्थान को केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अपने विकास कार्यक्रम में यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिक्षा के लिए सोशल एंटरप्राइज नेटवर्क को स्थिरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एकमात्र भारतीय संगठन है जिसे 2018 के लिए SEN पुरस्कार के रूप में चुना गया है। सामाजिक उद्यम नेटवर्क के यह एकमात्र भारतीय संगठन है, ये पहला भारतीय संगठन है जिसको SEN के लिए चुना गया है। इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि सोना युक्ति कौशल विकसित करने के लिए युवाओं की मदद करने के लिए सामाजिक उद्यम नेटवर्क स्थिरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सोना युक्ति को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो आपका राइट ऑप्शन जल्दी बता दीजिए। अनीता देसाई, वेद राही, विक्रम सेठ या किरण देसाई, तो आपका राइट ऑप्शन है वेद राही को। प्रसिद्ध उपन्यासकार और फिल्म निर्देशक वेद राही, ये जो हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार और फिल्म निर्देशक भी हैं। वेद राही को प्रतिष्ठित कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिसमें 1 लाख नगद 1 लाख नगद पुरस्कार, 1 स्मृति चिन्ह और 1 प्रशस्ति पत्र है, याद रखना। और वेद राही का जन्म जो हुआ है जम्मू में 1933 में हुआ और उन्होंने डोगरी भाषा में 7 उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू में भी लिखा है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने इनके विषय में। और 1983 में उनके उपन्यास आले के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और वेद राही को आले के लिए जो दिया गया था उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इतनी बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और जो कुसुमाग्रज पुरस्कार मराठी कवि और नाटककार स्वर्गीय वीवी शिरवाडकर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें कुसुमाग्रज के नाम से जाना जाता है। ये जो ध्यान रखने वाली बात है, कुसुमाग्रज जो पुरस्कार है वो मराठी कवि, ये जो पुरस्कार है ना कुसुमाग्रज, ये जो है मराठी कवि वीवी शिरवाडकर, किसके नाम पर रखा गया है, वीवी शिरवाडकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाकिस्तान सीनेट के लिए चुनी गई पहली थारी हिंदू महिला का नाम क्या है? तो जल्दी से आप बताइए। आयशा रजब अली, शहनाज सलीम मलिक, मुशर्रफ रफीक महेसर या कृष्णा कुमारी कोहली? तो राइट ऑप्शन है कृष्णा कुमारी कोहली। कृष्णा कुमारी कोहली को हिंदू दलित समुदाय, ये जो है हिंदू दलित समुदाय से पाकिस्तान की पहली महिला सीनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पाकिस्तान की सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली थारी हिंदू महिला हैं। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 8 मार्च 2019 को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया, उन्होंने संसद के ऊपरी सदन के सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान में बंधुआ मजदूरों के अधिकारों के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया है। वह मूल रूप से सिंध के नगर पार कर क्षेत्र के गांव धनागाम से है। ये जो है कृष्णा कुमारी जो है रहने वाली कहाँ की है? ये सिंध के नगर पार कर क्षेत्र के गांव धनागाम गांव धनागाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की निम्न में से किसी प्रयोगशाला ने सैनिक हताहतों की संख्या को कम करने के लिए कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग की एक श्रृंखला विकसित की है? तो आपका राइट ऑप्शन बता देती हूँ फटाफट जल्दी से, परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान के द्वारा। ओके, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मियों के 90% घायल होने पर कुछ ही घंटों में उपचार के लिए युद्ध में हताहत होने वाली दवाओं लागत प्रभावों की एक सीमा के साथ आया है, जो सैनिकों को अस्पताल में स्थानांतरित करने तक का समय बढ़ा सकती है। स्पेक्ट्रम में रक्तस्रावी घाव, सीलेंट, सुपर अवशोषक ड्रेसिंग और ग्लिसरीन युक्त नमकीन शामिल है, जो सभी जंगल और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति में जान बचा सकते हैं, साथ ही आतंकी हमलों में भी। वैज्ञानिकों द्वारा INMS में कहा गया कि मुख्य युद्ध से मैदान की आपात स्थिति में अधिक रक्तस्राव, सेप्सिस, शॉक, हाइपोवोलेमिया, रक्त की मात्रा में कमी और दर्द रक्षा क्षेत्र में संबंधित कई क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा की बायोपिक का नाम क्या है जिसे 2020 में रिलीज किया जाना है? तो मदर टेरेसा की बायोपिक का नाम है मदर टेरेसा द सेंट। ओके, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक ने मदर टेरेसा पर एक बायोपिक की घोषणा की है। फिल्म, जिसका शीर्षक मदर टेरेसा द सेंट है, को सीमा उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसको लिखा गया है सीमा उपाध्याय द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया जाएगा 2020 में। इसको निर्देशित किया जाएगा। कलाकारों में बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेता दोनों शामिल होंगे। और मदर टेरेसा को याद कर लीजिए कि 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इनको। नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजी गई हैं। 1979 में पहली भारतीय हैं ये जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली भारतीय मदर टेरेसा। इसके बाद सरशो बंदोपाध्याय के पहले उपन्यास शार्दुल सुंदरी का अंग्रेजी में अनुवाद टाइगर के रूप में किसने किया? तो आपका राइट ऑप्शन जीत थाइल, अमिताभ घोष, अरुणव सिन्हा, अमित चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है अरुणव सिन्हा। ओके, सुरशो बंदोपाध्याय द्वारा लिखित और बंगाली संस्करण शार्दुल सुंदरी, बंगाली संस्करण है ये शार्दुल सुंदरी। ये जो है ये बंगाली संस्करण है। बंगाली संस्करण है ने से अरुणव सिन्हा द्वारा अनुवादित टाइगर वुमेन 1880 के कलकत्ता में स्थापित है। यह उपन्यास देशभक्ति के युग में एक दुखद प्रेम त्रिकोण के बारे में बात करता है। प्रमुख पात्रों में सुशीला, एक ट्रैप कलाकार और एक उत्साही देशभक्त पीरेनाथ बोस हैं। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो टाइगर, शार्दुल सुंदरी का अंग्रेजी में अनुवाद टाइगर के रूप में किसने किया है? तो आप बताएंगे अरुणव सिन्हा ने किया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपको आज का हमारा सेशन कैसे लगा आप बताइए जरूर। ओके, और
कल हम फिर नए क्वेश्चन लेके आएंगे। 30 क्वेश्चन की फिर से सीरीज होगी और मैं आपके साथ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर करूंगी सभी सूचनाएं। और आपको मैं आशा करती हूँ हमारा जो सेशन होगा आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कल की क्लास में मिलेंगे। सभी को थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।